नमस्कार, मैं जेडी एंटरप्राइज इटावा से सुनील गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। हेयर के विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम हेयर की स्टडी करते हैं तो उसको जो है साइंटिफिक भाषा में टाइपोलॉजी बोलते हैं। हेयर के हम दो पार्ट्स करेंगे। एक पार्ट्स जो स्कल्प के ऊपर का होता है, जिसे हम हेयर सॉफ्ट बोलते हैं, वो जो हमें दिखाई देता है। एक वो पार्ट्स जो स्कल्प के अंदर होता है। स्कल्प के जो अंदर पार्ट होता है उस पार्ट्स पे डॉक्टर लोग काम करते हैं। हम लोग चूंकि ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन के लिए स्कल्प के ऊपर वाले भाग पे काम करना होता है और उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हेयर के स्कल्प के ऊपर जो पार्ट्स हमें हेयर का दिखता है उसे हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट। और उसमें 3 डिवीजन होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है रूट, जो स्कल्प के पास का एरिया होता है, यानी स्कल्प के पास जो हेयर होता है उसे हेयर रूट बोलते हैं। और जो मिडिल होता है उसे मिडिल लेंथ बोलते हैं। और एक पार्ट होता है हमारा एंड्स, जो बिल्कुल एंड में होता है। जो हेयर सॉफ्ट होती है वो हेयर सॉफ्ट के 3 पार्ट्स होते हैं और इसमें कोई लाइव सेल नहीं होती है, कोई जीवित कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये डेड सेल्स होती हैं। इसीलिए जब हम हेयर को कट करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, तो पहला पार्ट होता है स्कल्प के पास का एरिया का, उसे हम हेयर रूट बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट होता है मिडिल लेंथ, जो हेयर के बीच का एरिया होता है। और तीसरा पार्ट होता है हेयर का एंड्स, जो बिल्कुल अंत में होता है। और वो जो है टोटली हमारा रफ एंड टफ होता है और उसी पे ही 2 मुखी बाल वगैरह की ये सब जो है प्रोसेस एंड पे होते हैं। अब बात जो करते हैं कि जो विजुअल होता है, ये जो हमें दिखाई देता है, इस हेयर पे हमारा मेन काम होता है। इसी पे हम जो है आपका ग्लो डायर करते हैं, इसी पे स्ट्रेटनिंग होती है, इसी पे हम जो है कोन्स यूज करते हैं, इसी पे हमारा वर्क करना रहता है। जो स्कल्प के अंदर का एरिया होता है वो हेयर रूट होती है एक्चुअल में। तो उस पे काम करने का डॉक्टर लोगों का पावर होता है, वो लोग उसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, उसके विषय में जानते हैं। अब हम बात करते हैं हेयर की साइकिल के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि हर चीज की एक उम्र होती है और उसी उम्र का एक साइकिल रहता है। जैसे कि हम लोगों में क्या रहता है कि पहले बचपन होता है, उसके बाद जवानी होती है, उसके बाद बुढ़ापा होता है, उसके बाद एंड हो जाता है। इसी प्रकार से हेयर की भी एक साइकिल चलती है। तो ये 3 स्टेज में रहती है। पहली स्टेज को इसको बोलते हैं एनाजिन, दूसरे स्टेज को उसको बोलते हैं कैटाजिन और तीसरे स्टेज को बोलते हैं टेलाजिन। अब बात करते हैं हम एनाजिन के बारे में। एनाजिन की जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है 3 से 6 साल का। और इस 3 से 6 साल में हेयर की एक ग्रोथ होती है। जैसे जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारे डीएनए में ये फिक्स हो जाता है कि हमारे हेयर की जो लाइफ है वो कितनी साल की है। जैसे कि किसी लोगों में बाल आपने देखे होंगे कंधे तक होते हैं, किसी के उससे ज्यादा लंबे होते हैं, किसी के और उससे ज्यादा लंबे होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ होती है बालों की, ये एक्चुअल में हमारे पैदा होते ही डीएनए में ही फिक्स हो जाती है कि हमारे हेयर की लेंथ कितनी होने वाली है। तो एनाजिन की जो हमारी लाइफ है वो 3 से 6 वर्ष के बीच में एक एवरेजन होती है। हो सकता है किसी के 1-2 साल प्लस हो जाए, वो एक रेयर केस में होता है। इसी कारण से हमारे हेयर की लेंथ में निर्धारित होती है कितनी होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक 28 दिन के पीरियड में हमारी हेयर की जो ग्रोथ होती है वो ½ सेंटीमीटर होती है। यानी 28 दिन के अंदर ½ सेंटीमीटर हमारे हेयर की ग्रोथ होती है। अब
आप यह अंदाज लगा लो कि 3 वर्ष में कितना लंबा होगा, 4 वर्ष में कितना लंबा होगा, 5 वर्ष में कितना होगा और 6 वर्ष में हेयर की कितनी लेंथ होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज कैटाजिन की। कैटाजिन की स्टेज शुरू होती है जब हमारी एनाजिन की स्टेज पूरी हो जाती है, तो कैटाजिन की जो स्टेज होती है वो 1 से 2 हफ्ते तक होती है। इस पीरियड में ये क्या करता है कि उस प्रोसेस को जहां से हेयर बन रहा है, हेयर का प्रोडक्शन चल रहा है, वहां पर ये कट करता है। 1 से 2 हफ्ते के बीच में ये उसको कट्स कर देता है। बाकी का जो हेयर बचता है वो तीसरी स्टेज कहलाती है टेलाजिन। टेलाजिन में जो रेस्ट हमारा हेयर रहता है वो उसमें पड़ा रहता है। इसकी लाइफ होती है 1 से 2 महीने। ये वेट करता है कि 1 से 2 महीने के पीरियड में ये आपके स्कल्प से हट जाए। यही कारण होता है जब हम बालों को कॉम्बिंग करते हैं या उंगलियों से बालों को निखारते हैं, तो उसी पीरियड में होता क्या है कि हमारे कुछ बाल जो है झड़ के आ जाते हैं। वो यही रेस्टिंग पीरियड वाले हेयर होते हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगर हम कॉम्बिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग के पीरियड में अगर हमारे 100-150 बाल की संख्या में बाल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है। जो रेस्टिंग पीरियड में हेयर पड़ा हुआ है वो आ गया है। लेकिन अगर यदि इससे ज्यादा बाल आ रहे हैं तो वो हेयर फॉलिंग कहलाती है। ये नॉर्मली जो बाल हमारे आ रहे हैं तो वो रेस्टिंग स्टेज वाले आ रहे हैं, ये हेयर फॉलिंग नहीं कहलाती है। तो ये था हमारा हेयर का लाइफ साइकिल के बारे में कि हेयर हमारा कब से कब तक रहता है। ये जो हमारे हेयर की जो ग्रोथ होती है, ये हेयर की जो ग्रोथ होती है यानी हेयर की जो एक लाइफ साइकिल होती है, ये सारे बालों में एक साथ नहीं होती है। हर बाल की लाइफ साइकिल एक सी ही जरूर होती है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग रहती है। यानी आप ऐसे समझिए कि हमारे सर पे लगभग जो है 1 लाख के आसपास हेयर होते हैं, तो सारे बालों की जो लाइफ साइकिल है वो एक साथ नहीं होगी। यानी हर बाल की अलग अलग पीरियड्स में होती है। इसीलिए जब हम कॉम्बिंग करते हैं तो हमको 100 और 125 की संख्या में साथ में बाल आते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो उनका रेस्टिंग पीरियड एंड हो जाता है और वो स्कल्प छोड़ देते हैं और वो कॉम्बिंग के साथ में आ जाते हैं। तो आप इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि सारे बालों की लाइफ साइकिल एक साथ नहीं चलती है। अगर ये चलती होती तो ऐसा होता कि कभी किसी समय हम लोग बहुत घने बालों वाले होते हैं और कभी किसी समय हम लोग एकदम गंजे टाइप के होते हैं। लेकिन चूंकि हर बाल की अलग अलग लाइफ साइकिल चलती है, इसी वजह से ये हमारे बाल अलग अलग समय में रेस्ट पीरियड में जो बाल होते जाते हैं वो बाल बाहर निकलते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर के बारे में कि हेयर में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। 80% प्रोटीन होती है जिसको हम केराटिन बोलते हैं। इस प्रोटीन में 18 तरह के एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड में जैसे सिस्ट, एनाजिन और लाइसिन, इस टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। इसमें जो मुख्य एसिड होते हैं, तो मेन एमिनो एसिड इसमें जो है सिस्ट का होता है, जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, पावर प्रदान करता है, उसमें कितनी मजबूती है वो प्रदान करता है सिस्ट एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन में होता है। और ये प्रोटीन बालों की जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसका 80% होता है। अब इसमें 15% हमारा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर में हमारा वाटर है, ऑयल है, सीबम है, ये चीजें इसके मॉइस्चराइजिंग में होती हैं। 4% हमारा विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं।
विटामिन और मिनरल्स में हम एक नॉर्मल वे में कौन्स बोलते हैं, यानी COHNS। C फॉर हो गया कार्बन, O फॉर हो गया ऑक्सीजन, H फॉर हो गया हाइड्रोजन, N फॉर हो गया नाइट्रोजन, S फॉर हो गया सल्फर। ये हमारे विटामिन और मिनरल्स में होते हैं। इसके बाद इसमें 1% होता है पिगमेंट। पिगमेंट में हमारा मेलेनिन होता है, जिसके आधार पर हेयर की कलर डिसाइड होती है। मेलेनिन ज्यादा है, हेयर ब्लैक होगा। मेलेनिन की मात्रा कम है, हेयर ब्राउनिश हो जाएगा, और कम है तो ब्राउन हो जाएगा। ये हेयर का कलर जो है पिगमेंट डिसाइड करता है, उसमें बनने वाले मेलेनिन से उसकी कलर की डिसाइडेशन होती है। अब हम बात करेंगे लेयर ऑफ हेयर की। हेयर में कितने प्रकार की लेयर होती है? हेयर में एक्चुअल में 3 प्रकार की लेयर होती हैं। बाहरी लेयर होती है आपकी क्यूटिकल, उसके बाद होती है कॉर्टेक्स, और बिल्कुल लास्ट में होके होती है उसकी मेडुला। यानी बाहर जो हमको हेयर जो दिखाई देते हैं, जब हेयर को हम पकड़ते हैं तो वो वाली बाहर एक्चुअल में क्या है कि हेयर एकदम हमारा गोल रहता है। जैसे ये गोल हेयर है हमारा, ये हेयर है, तो ये जो बाहर का लेयर है, बाहर का ये क्यूटिकल हो गया। इसके अंदर की लेयर हो गई कॉर्टेक्स, और उसके अंदर की हो गई है मेडुला। ये 3 लेयर होती हैं हमारे हेयर में। क्यूटिकल जो होती है वो बाहर की होती है, जिसे हम टच करते हैं, और सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। कॉर्टेक्स लेयर में ही हमें वर्क करना रहता है। हम लोग जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, पमिंग करते हैं, ये सब हम हेयर की सेकंड लेयर पर करते हैं। अगर हम आयरनिंग भी करेंगे या ब्लो ड्रायर भी करेंगे तो सेकंड लेयर पर करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सेकंड लेयर का नाम है कॉर्टेक्स। अब हम 3 प्रकार की जो हमारी हेयर की लेयर हैं, उसमें पहली लेयर यानी क्यूटिकल की बात करते हैं। क्यूटिकल एक्चुअल में इसके अंदर जो डेड सेल्स होती हैं, वो डेड सेल्स ऐसे अरेंज होती हैं जैसे आपने ग्रामीण क्षेत्र में या आपने थोड़े से जंगल टाइप के एरिया होता है, वहां पे आपने देखी होगी, अपनी भाषा में, यहाँ की भाषा में खपड़ेल वाले छप्पर बोलते हैं, या टाइल्स वाला जो एक के बीच एक, जैसे ये लगा हुआ है, फिर सेकंड पे ये आ गया, थर्ड पे और इसके ऊपर आ गया, तो जो खपड़ेल टाइप की डिजाइन होती है, उस स्टेज में ये सेल्स लगे रहते हैं। अगर ये मजबूती से लगे हैं तो इसकी मॉइस्चरिंग पावर और इसकी वाटरप्रूफ की पावर अच्छी होती है। अगर इसमें थोड़ी सी गैपिंग रहती है तो मॉइस्चराइजर हमारा निकल जाता है, तो ये ड्राइनेस हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो ये क्यूटिकल की लेयर का फंक्शन होता है, बाल की सबसे बाहर वाली लेयर का। सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हर तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। कॉर्टेक्स लेयर में हमारे पिगमेंट्स और बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्टेक्स लेयर में हमारे जो पिगमेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है यूमेलेनिन, एक होता है फ्यूमेलेनिन। यूमेलेनिन में जो हमारे पिगमेंट होते हैं उसमें मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके आधार पर हम डिसाइड, हमारे बालों का कलर जो डिसाइड होता है वो होता है ब्लैक या ब्राउन। अगर मेलेनिन की मात्रा हमारी कम बनती है तो वो हमारी बालों की कलर जो है ब्राउनिश की तरफ जाएगी, और मात्रा ज्यादा बनती है तो हमारा हेयर का जो कलर है वो ब्लैक की तरफ जाएगा। और दूसरा इसमें जो मेलेनिन है वो उसको बोलते हैं फ्यूमेलेनिन। फ्यूमेलेनिन अपनी एशिया में इंडियंस लोगों में कम पाया जाता है, जो बाहर विदेशी लोगों में उनके ज्यादा होता है, और ये 2 तरह के कलर उत्पन्न करता है। एक होता है रेड, एक होता है येलो। जब रेड और येलो की मिक्सिंग होती है तो हेयर का कलर डिफरेंट टाइप्स में क्रिएट होता है, जो अपने इंडिया में नहीं होता है, लेकिन ये विदेशों में, वहां के लोगों में ये पाया जाता है। अब दूसरा इसका जो अर्थ है वो इसमें होते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का क्या काम है कि जब हम
स्ट्रेटनिंग करते हैं या आयरनिंग करते हैं या कर्लिंग करते हैं या ब्लो ड्रायर चलाते हैं, तो इसमें क्या है, बॉन्ड्स टूटते हैं। तो जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो जो स्ट्रक्चर हम बालों को दे रहे हैं वो स्ट्रक्चर उसमें क्रिएट हो जाता है। सिंपल में अगर हमने आयरनिंग की तो वो बॉन्ड्स टूट के हेयर हमारे एकदम सीधे हो जाएंगे। अगर हमने उसमें कर्लिंग वाली रॉड लगाई तो वो छल्ले बन जाएंगे, क्योंकि हेयर के वो कॉटेज के बॉन्ड्स टूट जाएंगे। और जो ब्लो ड्रायर करते हैं, जब हम कटिंग करने के बाद ब्लो ड्रायर करते हैं, ब्लो ड्रायर में क्या है कि बालों की एंड जो है यूं कर्व होते हैं, ये इस टाइप से हो जाते हैं। जो बालों के अंतिम छोर होता है बालों का, वो या तो इस टाइप से घूम जाएगा या अंदर की तरफ इस टाइप से हो जाएगा। तो वो एक्चुअल में हमारी जो हेयर की कॉर्टेक्स लेयर होती है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उसके टूटने की वजह से होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी में हम लोग सिंपल वे में करते हैं, स्ट्रेटनिंग कर ली, कर्लिंग कर ली, ब्लो ड्रायर कर लिया। लेकिन जब हम परमानेंट इसको करते हैं तो उसमें हमें केमिकल का यूज करना पड़ता है। लाइक जैसा हमें पमिंग करनी पड़ती है, कर्लिंग करनी पड़ती है, इस टाइप से। तो जब हम करते हैं तो वो कॉटेज के जो बॉन्ड्स हैं वो परमानेंट टूटते हैं, तो वो हमारे परमानेंट उसी हिसाब से बने रहते हैं। ये काम हमारा कॉर्टेक्स लेयर का हो, जो उसमें उपस्थित पिगमेंट्स और बॉन्ड्स होते हैं वो लोग करते हैं। तीसरी इसमें लेयर होती है, वो होती है मेडुला। जो पतले बाल होते हैं उसमें ये लेयर होती नहीं है, जो मोटे बाल होते हैं उसमें होती है। तो जिसमें होती है तो उसमें इसका रोल रहता है प्रोटीन वगैरह पहुंचाना और ये सब। लेकिन जो पतले बाल होते हैं उसमें ये चीज कम होती है या ना के बराबर होती है। तो ये था हमारा आपका लेयर ऑफ हेयर के बारे में डिस्कशन। अब हम आगे बात करेंगे जो स्कल्प के नीचे रूट होती है उस रूट के विषय में। एक्चुअल में इस रूट के विषय में हमें अध्ययन करनी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें अपनी जानकारी के लिए रखना होगा, क्योंकि हम हेयर के केमिकल में काम करते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये 3 चीजें इस स्कल्प के नीचे जो रूट में होती हैं उसकी जानकारी करना अत्यंत आवश्यक है। स्कल्प के नीचे जो रूट होती है वहां पे 3 पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। एक पॉइंट ये होता है कि उसमें सेबेशियस ग्लैंड होती है। सेबेशियस ग्लैंड क्या है, पदार्थ स्रावित करती है जिसको हम सीबम बोलते हैं। ये सीबम हमारा जो है ऑयली होता है और ये जो है हमारे हेयर की बाहरी लेयर पर लगता है और साथ में हमारे स्कल्प पे भी जो है लगता है, जिस वजह से हमें 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होता है कि हमारा जो हेयर है और हमारी जो स्कल्प है उसमें वो वाटर प्रूफ्ड हो जाती है, यानी बाहर से कितना भी पानी पड़े वो पानी अंदर नहीं जाता, ये वाटर प्रूफ्ड हो गया। और दूसरा जो ये जो है एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी जो बैक्टीरिया हमारे रूट्स पे, हेयर के रूट्स पे जो अटैक करते हैं उससे ये हमें बचाती है। ये 2 कारण की वजह से हम बहुत नेचुरली सेफ रहते हैं। अगर इसकी ऑयल में प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारी जो स्कल्प के ऊपर वाली जो हेयर की रूट है उस पर डैंड्रफ हो जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही वो टूट जाते हैं। तो ये नेचुरली हमारी जो है सीबम से इसमें डिफेंस होती है, उसकी रक्षा होती है। और दूसरा एक इसमें पाया जाता है एरेक्टर पिली मसल्स। इस मसल का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये काम यह है कि शरीर के अन्य भाग में जो हमारे रोंय होते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं कि रोंगटे खड़े होना, ये जो है जब उसको महसूस होता है कि सर्दी ज्यादा लग रही है या बहुत ज्यादा भय महसूस होता है, तो उस पीरियड में ये हेयर को खड़ा कर देता है, संकुचित वो खुद हो जाता है, जिससे हेयर हमारे खड़े हो जाते हैं। सिर के तो बाल खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उसमें वेटेड होते हैं, लेकिन शरीर के अन्य भाग जो होते हैं उसके हेयर काफी खड़े हो जाते हैं
और उनके एंड्स पे एक मोटे मोटे दाने टाइप के, जैसे पिंपल्स वगैरह अपन लोग देखते हैं, उस टाइप के दाने से क्रिएट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना जाए और बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर न जाए। उसको हीट रेगुलेटर बोलते हैं। तो ये हमारी जो है अंदर की हीट बाहर नहीं निकलने देता है। और जो रोंगटे जो खड़े होते हैं, यानी बाल जो खड़े होते हैं, इसको गूज बम्स भी बोलते हैं। तो दो चीजें आपने समझ ली स्कैल्प के नीचे वाले जो हेयर रूट होता है उस पे। एक अपन ने सीबेसियस ग्लैंड के बारे में समझा और दूसरा एरेक्टर पिली मसल्स के बारे में समझा। एक चीज इसमें और होती है, वो होती है कि कुछ इसमें नर्व्स भी पड़ी रहती हैं जो हमारे मस्तिष्क को तुरंत सूचित कर देती हैं अगर जरा सा भी हम टच करते हैं। जैसे हमारी आईलेसेस से अगर हम टच करेंगे तुरंत हमको एहसास हो जाएगा। और हमारे हाथ के जो रोम हैं और जो पैर के जो रोम होते हैं, अगर उनको हम ऊपर हल्का सा भी टच करेंगे तो हमें एहसास हो जाता है कि हमको हमारे हेयर को वहां पे किसी ने टच किया है। तो लेकिन सर के जो बाल हैं वो अगर हम स्कैल्प के पास के जो एरिया होते हैं वहां के अगर हम उसको हेयर को टच करेंगे तो हमें वहां भी पता चल जाता है कि हमारे बाल को छुआ है किसी ने। तो ये नर्व्स का पॉइंट, हमारा नर्व्स है वो उसमें जो है साथ में रहती है, जिससे हमें टचिंग का एहसास होता है। ये चीज हमें इसलिए समझनी थी क्योंकि इस चीज से हमारा जो डैंड्रफ पे हम काम करते हैं उस चीज की नॉलेज हमको हो जाए कि इस वजह से ये डैंड्रफ होता है, तो हमें कैसे उसका ट्रीट करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के विषय पे। अगर हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज बढ़ती हुई दिखती है, थोड़ी बहुत नॉलेज आप प्राप्त करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाले समय में जो भी वीडियो आएगी उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नमस्कार, धन्यवाद।